जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ आर डूइंग? दिस मोटिवेशनल दोस्त एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर सीरीज दैट इज कम एवं। सो भाई आज का जो धमाका होने वाला है ये होने वाला है क्लास 10 सीबीएसई का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 दैट इज, देख सकते हो नाम यहाँ पे आप लोग, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब आप लोग सोच रहे होगे कि अरे सर ह्यूमन आई तो हट चुका है, फिर उसका नाम ही क्यों लिया जा रहा है? तो बात सही है भाई, बिल्कुल हट चुका है। जो बच्चे 2021 में है ना, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उनको ह्यूमन आई नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो ये टॉपिक आपका जो है हट चुका है, लेकिन आप लोगों को कलरफुल वर्ल्ड पढ़ना है। तो कलरफुल वर्ल्ड में जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जो सिलेबस दे रखा है उसमें अपना दे रखा है दैट इज डेविएशन, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग। सो स्टूडेंट्स ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो मतलब कि एक सिंगल वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर जो है सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब बात आती है कि सर नोट्स कैसे करना है। तो देखो यार, आप लोगों के लिए नोट्स मैंने बनवाए हैं, ठीक है। नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए स्पेशली बनाए हैं, और ये नोट्स आप लोगों को या तो हमारी टॉपर इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर जो टॉपर इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल ऐप है, लर्निंग ऐप, उससे आप लोग जो है इसमें देख सकते हो, सेक्शन वाइज जाके देख सकते हो, ठीक है। इसकी भी एक वीडियो होगी या डल जाएगी कि चैप्टर के नोट्स कैसे एक्सेस करने हैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली इसको फॉलो करूंगा, ताकि मैं नोट्स जनरली लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगा, आपको नोट्स देखते हुए चलने हैं, ठीक है, और उसको अच्छे से समझ लेना यार। आई मेरी बात समझ में? इज इट क्लियर? तो चलो भाई जल्दी से फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है ना दैट इज डेविएशन, ठीक है। सिंपल टॉपिक है, इजी है, अच्छे से समझते हो चलना। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसमें से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना। तो डेविएशन जो है ये हमको दे रखा है यूजिंग प्रिज्म, ठीक है। ये प्रिज्म के थ्रू हमको समझा रखा है। अब देखो, चलो देख लेते हैं। तो अब आप लोगों को मैं प्रिज्म बता देता हूं। तो प्रिज्म वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कैसा दिखता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यार प्रिज्म जो है ये आपका ट्रायंगल शेप्ड रहता है। ट्रायंगल इन द सेंस ऊपर से दिखता है, पीछे से देखोगे तो अगेन इस टाइप का ये दिखेगा, ठीक है। तो मैं ये पोर्शन अभी नहीं बना रहा हूँ। ऊपर से देखोगे या सामने से देखोगे तो आपको जो प्रिज्म है वो ट्रायंगल जैसा दिखेगा। इसमें आपके एक फेस ऐसे बनता है, एक फेस ऐसे, एक नीचे, एक सामने में और एक उसके पीछे में। अब होता क्या है पता है प्रिज्म में स्टूडेंट्स? जब प्रिज्म में हम एक साइड में फ्रॉम वन साइड जब हम लाइट को पास करवाते हैं ना, तो वो जो लाइट है ना वो डेविएट कर जाती है विद सम एंगल। तो ये मैं आप लोगों को अभी कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा, कितना डेविएट करती है उसका डेरिवेशन आपके बुक में नहीं दे रखा है, बट फिर भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, तो अच्छे से देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मान लो अपन ने लाइट इंसिडेंट की ऐसे, ठीक है। ये है हमारी इंसिडेंट लाइट, मैं एक सिंगल लाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट हो गई, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब जब ये लाइट इंसिडेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइट, अगर मान लो ये ग्लास नहीं होता तो लाइट कुछ ऐसे चली जाती, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमको पता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो यहाँ पे मैं एक बार नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ये नॉर्मल हो गया। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो डेविएट करती है। तो बाहर वाला मीडियम एयर है, मतलब कि रेयरर है, अंदर वाला ग्लास है यानी कि डेंसर है। तो जब ये लाइट यहाँ पे अंदर पड़ेगी तो ये पड़ने के बाद में इस तरीके टूवर्ड्स, ये नॉर्मल है, ठीक है, लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। व्हेन द लाइट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इस तरीके से चली जाएगी, इस तरीके से। इज इट क्लियर? आई क्या बात समझ में? ठीक है। अब जब ये लाइट रे ऐसे जा रही है, तो जब ये जाएगी तो यहाँ पे एक और सरफेस है, यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सरफेस और है, यहाँ पे भी एक और इंटरफेस है, ये डेंसर है, बाहर हवा है, तो इट्स रेयर मीडियम। अब चलो यहाँ पे इस पॉइंट पे बनाते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए, अगर मान लो ये इंटरफेस नहीं होता और ये पूरा एयर होता, तो ऑब्वियसली बात है कि लाइट आपकी ऐसे चली जाती, बिना किसी डिफ्लेक्शन के चली जाती। बट हमें पता है कि यहाँ पे आपका एक इंटरफेस है, यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम है, तो डेफिनेटली क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। कैसे होगा? अब इसके लिए मुझे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा इस सरफेस का। तो इस सरफेस का मैं एक बार नॉर्मल बना देता हूँ। ये नॉर्मल कुछ इस तरीके का दिखेगा। इज इट क्लियर?
अब चलो देखो, ये लाइट, ये नॉर्मल है, लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी, बट हमें पता है जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है तो इससे अवे हो जाएगी, लाइट को जानी चाहिए थी ऐसे बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली लाइट आपकी कुछ इस तरीके से चली जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे लाइट रे इंसिडेंट अंदर घुस रही है और कैसे लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होके, इसको अब हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, या हम इसको एमर्जेंट रे भी बोल देते हैं, क्योंकि भाई एमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है, एमर्जेंट रे भी बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ नोटेशंस लिखने वाला हूं तो अच्छे से ध्यान देना। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मैं नाम दूंगा I1। अकॉर्डिंग टू द, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं I1 मैंने इसको दे दिया। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो देखो भाई ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये आपका, इसको मैं R1 दे देता हूँ। ये आपका हो गया इंसिडेंट रे ऑन सेकेंड सरफेस, तो इसको मैं R2 दे देता हूँ। और ये लाइट रे जो है ऐसे जा रही है तो ये नॉर्मल से जा रही है, तो इसको मैं नाम I2 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे यहाँ I2 लिखते हैं, R2 लिखते हैं, तो अभी यार ये नोटेशन लेके चलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द फाइनल एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे मैं ये भी बना देता हूँ, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ओके, तो ये इसके वर्टाइसेस हो गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आपके जरूर पेपर में ये चीज आ सकती है कि भाई प्रिज्म का आप लोग शो हाउ द डेविएशन टेक्स प्लेस इन प्रिज्म। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार सर आप बोल रहे हो कि यार टॉपिक का नाम तो डेविएशन है, तो यहाँ पे डेविएशन कैसे हुआ सर? तो वो मैं आप लोगों को चलो बताता हूँ। देखो भाई, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता? तो लाइट आपकी ऐसे जा रही थी ना, तो ये लाइट आपकी सीधा 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 ऐसे चली जाती। मैं इसको और आगे तक बना देता हूँ, ये ऐसे चली जाती। ठीक है, बट हम यहाँ देख सकते हैं कि लाइट ऐसे जाने की बजाय लाइट कहीं ना कहीं बेंड हो गई है, ऐसे जा रही है। तो ऐसे जा रही है तो चेक करें कितना बेंड हुई होगी। तो इसको एक बार इस लाइन को थोड़ा पीछे खींच दो। जब इस लाइन को पीछे खींचोगे ना तो लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, बट लाइट जा रही है ऐसे, तो अल्टीमेटली इतना बेंड हुई, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो देख लो, इंसिडेंट रे आपकी ऐसे जानी चाहिए थी, एमर्जेंट रे ऐसे जा रही है, तो कितने का डेविएशन आया यहाँ पे आपका? इतने एंगल का डेविएशन आया। और यही हमको, मैं इसका आप लोगों को प्रूफ करवाने वाला हूँ, डेरिवेशन करवाने वाला हूँ, अच्छे समझना। ठीक है यस स्टूडेंट्स, अब एक बहुत ही प्यारा डेरिवेशन करवाने वाला हूँ, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक डेरिवेशन करा के बताऊंगा, उस फॉर्मूला मिलेगा, उसमें हम देखेंगे कि यार डेविएशन का कितना एंगल होता है, किस किस वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो हम देखेंगे। सो दैट मीन्स जो है ना, इसको डेविएशन बोलते हैं, इसको डेल से लिखते हैं, दिस इज द साइन फॉर डेल। ओके, तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशंस अपने को लेने पड़ेंगे। लाइक इसको मैं ले लेता हूँ P अकॉर्डिंग टू द नोट्स, इसको Q, और आपका ये जो पॉइंट मिल रहा है दिस इज M, और यहाँ पे जो पॉइंट ये जो मिल रहा है दिस इज N। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देना बिकॉज नाउ इट्स वेरी ट्रिकी। ओके, तो देखो, अगर मान लो जब लाइट फर्स्ट सरफेस से जब ये ऐसे जा रही थी, तो ये ऐसे जा रही थी, लेकिन इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन एक जा रही है ऐसा, ऐसा जा रही है ना, मतलब लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, अगर ये नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, बट लाइट जा रही है ऐसे, तो दैट मीन्स यहाँ पे अपने को कुछ डेविएशन मिल रहा है। सो दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट थ्रू द फर्स्ट सरफेस। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन लाइट जा रही है ऐसा, तो ये हो गया आपका डेविएशन 2। इसको अगर मैं इधर वर्टिकली ऑपोजिट करूंगा तो ये मुझे डेविएशन मिलेगा 2। सो दिस इज द लाइट डेविएशन इन द थ्रू द सेकंड मीडियम। ओके, थ्रू द सेकंड सरफेस, थ्रू द सेकंड सरफेस। बस इतना समझ में आ गया, तो अब बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे ये अगर हम इस एंगल की और इस एंगल की बात करें, तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखना, I1 जो है, I1 इज इक्वल्स टू del 1 प्लस R1, मतलब I1 इक्वल्स टू ये पूरा, भाई वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये पूरा किस पे डिवाइडेड है? del 1 और R1 पे। तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा? del 1 प्लस R1। अच्छे से ध्यान देना, तो यहाँ से मैं del 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा I1 माइनस R1। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखना, इस वाले पॉइंट पे देखना, ये I2 है, तो I2 इज इक्वल्स टू ये पूरा एंगल, ये पूरा कितना है? del 2 प्लस R2। कितना है ये? del 2 प्लस R2। तो यहां से हमारा del 2 आ जाएगा, तो del 2 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा I2 माइनस R2। इज इट क्लियर? तो ये दो चीज अपने को बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू मिल गई है। अब देखो,
अब आप लोगों को ये वाला ट्राइंगल देखना है, ध्यान देते चलना अच्छे से स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। MPQ, तो MPQ ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, एक्चुअली मैंने बहुत छोटा बनाया है ये, तो मैं एक सेकेंड दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ये आपका M है, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका del 1 है, ये आपका del 2 है और ये आपका del है। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिलेगा del इक्वल्स टू del 1 प्लस del 2। ओके, तो अगर हमें डेविएशन निकालना है तो कितना हो जाएगा, डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2। चलो डेविएशन 1 डेविएशन 2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा I1 माइनस R1 प्लस ये आ जाएगा I2 माइनस R2। ओके, तो यहाँ पे और आगे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 को एक साथ लिख देता हूँ मैं, फिर इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है भाई, जल्दी से बता रहा, ठीक है। ओके, तो del इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ये, इसको ऐसे लिख दिया। अब ध्यान देना, बस ऑलमोस्ट वी आर डन, ऑलमोस्ट वी आर डन, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 स्टेप्स और हैं। अब ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इन क्वाड्रिलेटरल, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। APNQ, ये दिख रहा है ये पूरा APNQ, ये मैं ले रहा हूँ इन क्वाड्रिलेटरल APNQ। ठीक है, देखो भाई एंगल A, ठीक है, एंगल A प्लस ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, है ना, बिकॉज ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री, प्लस ये है आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है आपका PNQ, ऐसे लिख देता हूँ एंगल PNQ, प्लस ये वाला भी, ये भी नॉर्मल है सरफेस के, तो ये पूरा 90 मिलेगा। तो चारों का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो ये 90 90, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 90 ऐड हो जाएगा, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल A प्लस एंगल PNQ विल बिकम 360 माइनस 180, दैट विल बिकम 180। ओके, तो यहाँ से हमें एंगल PNQ जो है ये हमको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं एकदम शॉर्ट, हाँ एंगल PNQ ऐसे लिख देते हैं इसको, 180 माइनस एंगल A। इज इट क्लियर, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान देना सब लोग अच्छे से, एक लास्ट स्टेप और, तो हमने PNQ की वैल्यू निकाल ली। अब सब लोग ये वाला ट्राइंगल देखो, PQN, सब लोग PQN ट्राइंगल देखो। सो इन ट्राइंगल PQN, ठीक है, ध्यान देना सब लोग अच्छे से, इन ट्राइंगल PQN सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी R1 प्लस R2, एंगल 1 एंगल R2 प्लस एंगल PNQ, ठीक है, एंगल PNQ, इन तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब मैंने जो एंगल PNQ निकाला है इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस एंगल A इक्वल्स टू 180 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल A उधर चला जाएगा, तो एंगल A आपको मिलने वाला है R1 प्लस R2, या ये कह सकते हो R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल। तो ये आपका फाइनल रिलेशन आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ del इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है, और माइनस R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ पे A डाल देता हूँ, तो इसको सिंपली एंगल A लिख देते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट रे एंगल, कितना इंसिडेंट है, दूसरा इट डिपेंड्स ऑन एमर्जेंट, ठीक है, तीसरा एंगल A पे, एंगल A को प्रिज्म एंगल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये जनरली 60 डिग्री होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है, और एक और चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। दैट मीन्स आपका जो प्रिज्म है उसका वो कैसा मटेरियल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब आपको फैक्टर्स जो है ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे, आपके नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन अच्छे समझ में आ जाएगा, बाकी एक बार नोट्स भी देखोगे तो आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है स्टूडेंट, दैट इज डेविएशन। तो हमने डेविएशन कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक और बचे हैं, दैट इज डिस्पर्जन, ठीक है, और डिस्पर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और दूसरा है स्कैटरिंग। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं डिस्पर्जन। तो अच्छे से ध्यान देना, डिस्पर्जन को समझने के लिए भाई डेविएशन आना चाहिए। ठीक है, तो डेविएशन का मतलब जब भी एक लाइट रे प्रिज्म से पास होती है तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, तो वो डेविएट कर जाती है, तो
जितना डेविएट करते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन भाई। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिस्पर्जन। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज डिस्पर्जन। अब देखो यार, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन ऑफ व्हाइट लाइट into its 7 component, 7 color component या various color component. This process is called dispersion. जैसे मान लो आपने देखा होगा कि प्रिज्म है, प्रिज्म में जब हम एक वाइट लाइट पास करते हैं, वाइट लाइट क्या होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वेवलेंथ। क्योंकि देखो किसी भी लाइट यू नो लाइक लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने पढ़ाया था 10th में, है ना, लाइक इससे जो पहला वाला चैप्टर था उसकी वन शॉट वीडियो में बताया था। तो लाइट क्या है? इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड वेव है दैट मीन्स इट हैज some wavelength, and depending upon different wavelength of light they have different colors. सो जो कलर जो होता है, किसी भी लाइट का जो कलर होता है वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और वो भी कौन सी प्रॉपर्टी? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो वाइट लाइट क्या है? वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेवलेंथ कलर्स ऑफ ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट कलर। ओके, तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि वाइट लाइट क्या होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स और ऑल द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट वेव्स। ओके, तो लाइट के जितने भी खूब जो उसके कंपोजिशन है ना, उन सब के कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं वाइट लाइट। ठीक है, तो जब वाइट लाइट यहाँ से जब एक प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने 7 अलग अलग या डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में वो डिस्पर्ज हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यार, डिस्पर्जन होता क्यों है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में आपके बुक में दे नहीं रखा है तो प्लीज़ अच्छे से समझना, आपको पता चल जाएगा कि अरे 7 कलर इसी फॉर्मेट में क्यों होती है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना, डिस्पर्जन में आप लोग करवाने वाला हूँ। तो देखो भाई, आपने एक लाइट का देखा था, है ना, आपने देखा था। यस, मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस समझाऊंगा, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना। आपने देखा था कि जब हम एक सिंगल लाइट को जब हम यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है, तो वो आपका डेविएट होती है, वो ऐसे चली जाती है। ठीक है, ये है एक सिंगल कलर की, एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट जिसको हम इसमें पास करा रहे हैं। अब जब मैं यहाँ पे वाइट लाइट करवाऊंगा तो वाइट लाइट में इसमें खूब सारे कंपोनेंट्स। अब होता क्या है पता है स्टूडेंट्स, जब आपकी वाइट लाइट को हम प्रिज्म में जब पास कराते हैं तो वो जो वाइट लाइट है ना, उसमें डिफरेंट, समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ लाइट कंपोनेंट्स हैं, लाइट कंपोजिशन है, मतलब कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइटें का एक कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है। ठीक है, इसमें जो रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाई होती है। ठीक है, और ऐसे करके वॉयलेट है, वॉयलेट जो कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे लो होती है। ठीक है, अभी क्या, एयर में सबकी जो स्पीड होती है वो सेम होती है। इन एयर स्पीड ऑफ ऑल कलर लाइट इज सेम, इसीलिए सब एक साथ ट्रेवल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये मान लो ग्लास में घुसते हैं, तो ग्लास में घुसने के बाद डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट वेवलेंथ इनकी स्पीड बदल जाती है। जिसकी वेवलेंथ हाई होती है उसकी स्पीड भी हाई होती है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम इन ग्लास में या अदर मीडियम, कोई भी मीडियम। ठीक है, तो कहने का मतलब जब रेड लाइट यहां से गई तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो उसकी इस मीडियम में जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, वॉयलेट जब इस प्रिज्म में जब घुसी तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है, उसका डिस्टेंस वो कम कवर कर रहा है, इसलिए उसकी स्पीड फिर अल्टीमेटली वो कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि लाइट की इस पर्टिकुलर मीडियम में क्या स्पीड है, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो भी वेरी करता है। समझ रहे हो, मतलब कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी लाइट्स के लिए सेम नहीं रहता, डिपेंडिंग कि जो लाइट अंदर घुसी है उसकी स्पीड क्या है, उस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता है। तो देखो, जिस लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा वो लो हो जाएगा, किसका, ग्लास का। ठीक है, तो दैट मीन्स रेड लाइट के लिए ये जो भेदभाव करेगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा।
जब वॉयलेट घुसेगा तो उसकी स्पीड कम है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें हाई लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या पता है, इससे ना 7 अलग अलग कलर्स निकलेंगे। कैसे? जब रेड यहाँ पे जाएगा तो देखो सबको जाना चाहिए था ऐसे भाई, सबको जाना चाहिए था ऐसे, बट ऐसा होता नहीं है, सब डिबेट करेंगे। जब रेड लाइट यहाँ पे घुसेगा तो पता है रेड लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम लगेगा, तो वो थोड़ा डेविएट करेगा, थोड़ा डेविएट करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, वी इंडिगो, वी ब्योर, याद रखना ये कई बच्चे याद नहीं रखते हैं, VIBGYOR, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर है। हालांकि कलर्स तो बहुत होते हैं बट ये 7 मेजर कलर में हमने इसको बांटा है। तो सबसे कम डेविएट रेड करेगा, ये होगा रेड का। सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, इनके बीच में अलग अलग और भी आएंगे, सबसे ज्यादा जो करेगा वो करेगा वॉयलेट। अब जब ये लाइट वापस यहाँ आएंगे तो ये वापस डेविएट करेंगे, तो ये ऐसे चला जाएगा, इधर वाली लाइट ऐसे चली जाएगी, इधर वाली ऐसे, इधर वाली ऐसे, इधर वाली ऐसे और इधर वाली ऐसे। तो ऐसे करके आपके जो है स्क्रीन में जब आप देखोगे तो आपको 7 अलग अलग कलर दिखेंगे। ऐसे क्लियर? इसमें जो सबसे ज़्यादा डेविएटेड रहेगा वो होगा वॉयलेट, फिर इंडिगो, और सबसे कम जो डेविएट करेगा वो होगा रेड। दैट्स सो सिंपल, समझ में आया? तो कहने का मतलब डिपेंडिंग कि जो लाइट अंदर घुस रही है उसकी वेवलेंथ कैसी है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी, और जब जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा यानी कि डेविएशन भी क्या होगा, डेविएशन जो होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में मैंने समझा दिया है। ठीक है, इसमें डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए आपका जो कोई वाइट लाइट है उसके 7 अलग अलग कलर्स जो है वो कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, वो उसमें बट जाते हैं। ठीक है, फिर न्यूटन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, इसी में समझा दे रहा हूँ, नोट्स में मिलेगा आपको ये चीज़, कि जब हम यहाँ पे एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखते हैं तो इन्वर्टेड प्रिज्म क्या करता है, वापिस उन सभी कलर को वापिस एक साथ इकट्ठा करके और सबको क्या करता है, वो एक साथ में मिला देता है। तो यानी कि जब यहाँ पे लाइट अलग अलग जाती है तो डिपेंडिंग फिर अलग अलग होके फिर वो वापिस से एक साथ निकल जाती है। कहने का मतलब जब आप एक प्रिज्म से आपने 7 कलर निकाले, अब एक और इन्वर्टेड प्रिज्म रखोगे तो वो 7 के 7 कलर को क्या करेगा, वो कंबाइन करके एक सिंगल वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। क्या ये बात क्लियर है? सो व्हाइट लाइट का मतलब व्हाइट लाइट नहीं होता है, व्हाइट लाइट व्हाइट कलर का कोई कलर है ही नहीं। एक्चुअल में जब आप ये सारे कलर कंपोनेंट्स को जब एक साथ आप देखोगे, एक साथ जब वो ट्रैवल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली व्हाइट कलर बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डिस्पर्शन। एंड मैंने डिस्पर्शन की मेजर चीज़ ये दे नहीं रखा है आपके बुक में, तो ये चीज़ ज़रूर समझ लेना, क्योंकि कई बच्चों को रीज़न नहीं पता होता है, बस ये तो पता होता है कि डिस्पर्शन में ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है वो नहीं पता होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब इसमें ना एक टॉपिक और दे रखा है आपको डिस्पर्शन में ही, ठीक है, दैट इज रेनबो। तो भाई चलो आज मैं आप लोगों को रेनबो भी सिखा देता हूँ, रेनबो कैसे बनता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। देखो रेनबो के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए, एक सन विच इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, एक आपका ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, दैट मीन्स रेनफॉल, ठीक है, मतलब बारिश होनी चाहिए, और एक होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा आपने, ठीक है, जिसमें आपका लाइट उधर जाने की बजाय वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो ये भी मैं अभी समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना, रेनबो जो बनता है इट इज जस्ट इन ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। मतलब सन अगर पीछे है तो रेनबो सामने बनेगा। कैसे बनेगा अभी बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दो। सपोज करो कि सन से, तो आपको पता है सन इज अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट। ये जो वाइट लाइट आती है ना, इसको हम वाइट लाइट बोलते हैं ना, जिसमें सारे कलर के कंपोनेंट्स होते हैं। वाइट लाइट, ये बेसिकली जो सन है, सन इज द सोर्स ऑफ वाइट लाइट। ओके, सन से वाइट लाइट आती है, सारी कलर आती है। तो ये सन से सारी कलर एक साथ इधर से आई, आने के बाद में ये आपका वाटर ड्रॉपलेट, तो सन का काम हो गया। ठीक है, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमने एक ड्रॉपलेट ले लिया। अब यहाँ पे देखो, लाइट नॉर्मली इंसिडेंट की तो लाइट तो अंदर घुस गई भाई, लेकिन अब होता क्या है भाई, ये आपका वाटर है, ये आपका एयर। अब आपको पता है कि लाइट जब डेंसर से रेयर जाएगी तो इसको डेविएट होके ऐसे चले जाना चाहिए, ऐसे चले जाना चाहिए बाहर। लेकिन होता क्या है, वाटर और एयर के बीच में इस तरीके का यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल होता है ना, ये क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देता है। कहने का मतलब
कि लाइट को बाहर निकलने के बजाय वो अंदर में ही वो क्या करवा देता है, रिफ्लेक्ट बैक करवा देता है। और जब लाइट अंदर जाती है तो उसके सारे कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जब ये इधर निकलता है तो इधर से बाहर आ जाता है, ठीक है। और जब इधर से बाहर आता है तो ये भाई साहब इंसान है, इस इंसान की आंखें हैं। तो इसको क्या लगता है, जैसे मैं यहाँ से खड़ा हूँ मान लो, तो सन तो पीछे था ना, सन से लाइट आई इस तरीके से, ठीक है। सन से इधर लाइट आई, इधर ये ड्रॉप, मुझे जैसे ड्रॉप दिख रहा है, और इसमें से अंदर लाइट ऐसे घुसी, अंदर घुसने के लिए वापस इधर आ रही है। तो जब ये इधर आ रही है तो मुझे तो ये लगेगा ना कि वहाँ से आ रही है शायद, तो मुझे रेनबो उधर बनता दिखेगा। तो बेसिकली सन पीछे है, रेनबो इधर बनेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, ठीक है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक छोटा सा मेरे हिसाब से आप लोगों का क्वेरी होगा कि सर आपने वर्ड यूज किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो क्या होता है? चलो समझा रहा हूँ। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा ना तभी होता है जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है। कैसे? ये देखो, ये मान लो एक सरफेस है, ये है आपका डेंसर और ये है रेयरर। ध्यान देना अच्छे से, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। लाइट रे मान लो ऐसे इंसिडेंट हुई, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट आपको पता है जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट आपकी कैसे चली जाएगी? ऐसे जाएगी। अब होगा क्या, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना, तो आपका ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, ये भी बढ़ता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना, तीनों को तीनों यहीं पे समझा रहा हूँ, एक ऐसा एंगल आएगा जब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे चली जाएगी लाइट। दैट मीन्स नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में एंगल नापते हैं, दिस 90 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? क्रिटिकल एंगल। अब इससे क्रिटिकल एंगल से अगर थोड़ा सा भी आपने एंगल ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा भी आपने अगर एंगल बढ़ा दिया, मान लो ये नॉर्मल है अपना, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपका ये जो एंगल है दिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कर दिया, तो ये जो लाइट है ये और इधर आ जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखा जाए तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि लाइट बाउंस बैक कर जा रही है, सेम मीडियम में चली जा रही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये देखो, ये डेंसर है, ये रेयर है। देखा जाए तो लाइट को बाहर चले जाना चाहिए था, लेकिन इसका ये जो इंसिडेंट एंगल था ना, ये नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किए, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने की वजह से लाइट जो है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, मतलब उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। फिर यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्शन हुआ है, तो यहाँ से तो फिर बाहर आएगी लाइट, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये आप लोगों का क्लियर हुआ, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे आप लोगों का प्रिज्म डिस्पर्शन करता है, कैसे रेनबो फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? अब मैं यहाँ पे आप लोगों को आगे टॉपिक करवाने वाला हूँ, तो अच्छे से ध्यान देना। कुछ और टॉपिक्स दे रखे हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, रेनबो का कई बार आ जाता है, रेनबो का नोट्स आप लोग, रेनबो का नोट्स जो है वो मैंने हैंड रिटन नोट्स दे दिया है, लिंक मिल जाएगा नीचे, ठीक है। उससे आप लोग जो है ऐप में जाके या वेबसाइट में जाके उसको देख लेना, ठीक है, आराम से मिल जाएगा, एकदम इजी चीज है। अब मैं इसके बाद के कुछ टॉपिक्स करवा रहा हूं, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अभी स्कैटरिंग शुरू नहीं हुआ है, स्कैटरिंग से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन, जिसको हम नाम देंगे, टॉपिक नंबर 3 में नाम दूंगा, एंड इट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, सो यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमारे 2 चीज दे रखे हैं, हम लोग को 2 टॉपिक्स दे रखे हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, या व्हाई देयर इज अर्ली सनराइज लेट सनसेट। तो ये सबका एक्सप्लेनेशन बस आपको लिखना पड़ेगा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा कि लिखना कैसे है, उसको प्रॉपर ओन वर्ड्स में भी आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब ये है यहाँ पे कि हमको पता है, देखो पहले इसमें एक है ट्विंकलिंग, अभी दोनों में आपको सिखाऊंगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आप लोगों ने देखा होगा रात को कि जो स्टार्स है वो थोड़ा सा ट्विंकल करता दिखता है। ट्विंकलिंग का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो रही है, आगे पीछे रैंडमली शिफ्ट हो रही है, तो आपको लगता है वो चमक रहा है टाइप से। ऐसा क्यों होता है पता है? उसका रीजन आज मैं समझाने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो होता क्या है, देखो वी हैव एन अर्थ, ये हमारा अर्थ है भाई,
ठीक है, दिस इज आवर अर्थ एंड इसके चारों तरफ जो है वो एटमॉस्फेयर की लेयर है, परत है। और एटमॉस्फेयर में भी कैसा है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये एक मैन है जो खड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक लेयर है, इसके बाहर में एक और लेयर होगी, ऐसे खूब सारी लेयर्स, अर्थ के चारों तरफ खूब सारी लेयर्स। होता क्या है कि जो लेयर अर्थ के करीब है, ठीक है, वो वहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मीडियम है वो ज़्यादा डेंसर है। अब मतलब जैसे जैसे हम अवे जाते जाएंगे वो रेयरर होता जाएगा। मीडियम कैसा होता जाएगा, रेयर, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर जाते जाओगे नंबर ऑफ गैसेस जो है वो बहुत ही कम है, रेयर है, तो इसीलिए फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी काइंड ऑफ बहुत कम होता है, तो रेयरर होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, होता क्या है कि सपोज करो यहाँ पे स्टार है। अब देखो स्टार की एक्चुअल पोजीशन तो यहाँ पे है। अब देखा जाए तो जब उससे लाइट आएगी, ठीक है, उससे जब लाइट आएगी तो उससे लाइट मान लो ऐसे आएगी, उससे आई जैसे ही वो इस सरफेस में पड़ी, यहाँ पे क्या होगा, ये रेयरर है, ये डेंसर है। आपको पता है कि लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, बट आपको पता है जब भी लाइट रेयरर से डेंसर आती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। अब ये आई ऐसे मान लो, ठीक है, यहाँ फिर एक अपन ने बना दिया, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लाइट को जानी चाहिए थी ऐसे, बट ये जाएगी ऐसे। तो ऐसे जब ये टुवर्ड्स यानी कि कहने का मतलब लाइट जो है आपकी वो ऐसे बेंड करती ऐसे आएगी, मतलब लाइट इस तरीके से बेंड करेगी, ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड होती जाएगी और इंसान की आंखों में ये घुसेगी। जैसे ही इंसान की आंखों में जाएगी, अब अभी दिल तो बच्चा है, अपने को क्या लगेगा, अपने को लगेगा कि यार जो लाइट एकदम सीधी आ रही है, तो हमको क्या लगता है, बेसिकली हमको लगता है कि ये जो है ये यहाँ से नहीं, ये सीधा आ रहा है यहाँ से। So this is the real position and this is the apparent position of the star. That's very simple concept, okay? लाइट क्योंकि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेयर से आ रही है, तो इसलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होकर थोड़ी कर्व वे में आती है, और हमें लगता है कि कोई भी चीज़ है वो सीधी मतलब सामने से ही आ रहा होगा, तो हमें लगता है कि वो यहाँ से आ रहा है। अब होता क्या है, अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो बस स्टार की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तो आप तो बोल रहे हो लेकिन ट्विंकल करेगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, अब समझना अच्छे से, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर है उसमें ड्यू टू क्लाइमेट आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। अब ऐसा तो नहीं गैस एक ही जगह में हमेशा फिक्स रहती है, वो भी मूव करती रहती है। तो मूव करने की वजह से क्या होता है, जितना भी लेयर है ना, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है ना, तो इमेज कभी यहाँ दिखती है, कभी यहाँ दिखती है, कभी नीचे दिखती है, कभी ऊपर दिखती है, तो इस तरीके से इमेज की पोजीशन भी आगे पीछे ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसलिए हमको लगता है कि भाई जो स्टार है वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, बस इतना ही कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो ट्विंकलिंग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेयर, जो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, उसकी वजह से इमेज की वेरिएशन आती है। इमेज में ऊपर नीचे पोजीशन बदलने से हमें लगता है कि स्टार इज एक्चुअली ट्विंकलिंग। क्या ये चीज क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात है। तो आई थिंक अब आप लोग बड़े ही आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करके इसको ओन वर्ड्स में बना के आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी का एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट, उसको समझते हैं अपन, ठीक है। तो ये भी एकदम सेम टू सेम है, अर्ली सनराइज, एंड ये वाला भी कई बार क्वेश्चन में पूछ देते हैं भाई, एग्जाम में आ जाता है। तो ये सारे केस पढ़ के जाना भाई, पता नहीं कौन सा पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। क्या है, देखो ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये एक इंसान है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये एक हॉरिजॉन है। हॉरिजॉन का मतलब होता है कि जिससे नीचे हम नहीं देख सकते। जैसे हमारा खुद का एक हॉरिजॉन, अगर मैं सामने देखूं तो मुझे एक पर्टिकुलर चीज दिखेगी, उससे नीचे की चीज कुछ नहीं दिख रहा है, उससे ऊपर तो आसमान है तो दिखेगा ही। तो हॉरिजॉन इज द लेयर जिसके नीचे क्या कुछ भी आप रखोगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक बुक रख देता हूँ, ठीक है। अब ये बुक है, अब इस बुक के ऊपर आप कुछ भी रखोगे तो मुझे दिखेगा, इस बुक के नीचे रखोगे तो नहीं दिखेगा, पीछे रखोगे तो नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब होता ये कि आपको पता है सन ऐसे जो है बेसिकली ये मूव करता है, सन तो अपनी जगह में रहता है, बट हम कंसिडर कर रहे हैं कि सन मूव कर रहा है, ठीक है। कई लोग को लगता है कि सर कैसे सन कैसे मूव करता है, एक्चुअल में ये मूव कर रहा है। बट एज्यूम करो, सपोज करो सन पहले यहाँ पे, अब सन यहाँ पे, अब सन तो बिलो हॉरिजॉन है। अब बिलो हॉरिजॉन है तो उस हिसाब से तो भाई साहब सन दिखना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे दिखेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अर्ली सनराइज। कैसे दिखेगा,
देखो यार, अगेन अर्थ के चारों तरफ खूब सारी लेयर्स, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे खूब सारी लेयर्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे अवे जाते जाओगे मीडियम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर होता जाएगा। अब देखो यहां से क्या होता है, यहां से सन से लाइट पहले जाती है ऐसे, जब ये ऐसे जाती है तो अगेन यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे करके ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे से बेंड करके इनवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका सेम होता तब तो फिर लाइट ऐसे चली जाती तो वो इसके आंख में पहुंच नहीं पाता, लेकिन वो राइट के टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होके अल्टीमेटली इसके आंखों तक पहुंच गई। अब इसके आंखों तक पहुंच गई तो इसको तो यही लगेगा कि भैया लाइट जो है वो सामने से आई होगी, तो इसको ये लगता है कि जो लाइट है वो शायद यहाँ से आई है, यहाँ से आई है, मतलब कि इसको लगता है कि भैया सन जो है वो राइज कर गया है, जबकि एक्चुअल में सन राइज अभी नहीं किया है। सन जो है वो बिलो हॉरिजॉन है, वो तो थोड़ी देर बाद राइज करेगा, बट हमको तो दिख रहा है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्ली सनराइज। तो इसके पीछे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर इज वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती जाती है और वो थोड़ा कर्व वे में हमारे आंखों तक पहुंचती है। द सेम इज फॉर सनसेट ऑल्सो। सनसेट में क्या होता है कि भाई इसको बस इधर लिख दो, दैट्स ऑल, ओके। सनसेट में देखा जाए तो सनसेट हो चुका है, बट अभी भी इससे लाइट आ सकती है, तो इसको ये लगता है कि जरूर सन यहाँ पे होगा, है ना, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लेट सनसेट। इसका मतलब कि सन ऑलरेडी सेट हो चुका है, सन सेट हो चुका है, बट फिर भी वो हमें दिख रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेट सनसेट। आई होप ये चीज़ भी इससे एकदम कनेक्टेड है, एनालॉगी है, आप लोग ओन वर्ड्स में बना के इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको दो टॉपिक दे रखा है कि इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से कोई एक दो नंबर में पूछ सकता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से ओन वर्ड्स में बना के लिखना, बाकी नोट्स चेक कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट एंड द फोर्थ टॉपिक जो है दैट इज स्कैटरिंग। डेविएशन पढ़े, डिस्पर्जन पढ़े, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़े, अब फोर्थ जो है ये मैं आप लोगों को बहुत तगड़ा समझाने वाला हूँ, तो अच्छे से ध्यान देना। द फोर्थ वन इज स्कैटरिंग, ध्यान देना भाई। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने वाले हैं फोर्थ टॉपिक दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या ना, बच्चे लोग बहुत मिसकंसेप्शन लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या, तो अच्छे समझना, प्रॉपर हर एक चीज A to Z बताने वाला हूँ। तो देखो यार, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की सबसे पहले तो डेफिनेशन ही नहीं पता होती। एक्चुअल में देखा जाए तो इट इज लिख दे रहा हूं मैं एक बार, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री-एमिशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री-एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। ये हमेशा ध्यान रखना। कई बच्चों को क्या लगता है पता है, उन लोगों को लगता है कि स्कैटरिंग ऐसा होता होगा कि कोई चीज टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ऐसा नहीं है भाई। स्कैटरिंग का मतलब है कि अगर मैं कोई पार्टिकल हूँ, कोई लाइट आई तो मैं उसको एब्जॉर्ब करूंगा और उसको फिर मैं चारों डायरेक्शन में क्या कर दूंगा, री एमिट कर दूंगा। अब बात आती है कि क्या हर कोई स्कैटरिंग करता है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। पहली चीज है, फर्स्ट कैटेगरी है कि अगर आपका साइज ऑफ एटम आपका बहुत छोटा है, इज वेरी वेरी स्मॉल देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होगा पता है, एक चीज और बताना चाहता हूँ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, इसको रेलिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज सबसे पहले बताई। उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि मतलब जो स्कैटरिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो वो रेलिंग का एक फॉर्मूला भी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा था केस 1, अगर आपके जो एटम्स है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइट आ रही है, यहाँ पे खूब सारे पार्टिकल्स हैं, अगर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो उस केस में देयर विल इज गोइंग टू बी नो स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग नहीं होगी, इसका मतलब समझ रहे हो। उस केस में क्या होगा कि आपका जो लाइट है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और उसका री एमिशन नहीं होगा। कहने का मतलब लाइट जो बिना किसी फैलेगी नहीं, वो तुरंत वैसी की वैसी चली जाएगी। आपको पता है ये जो रूम है, इस रूम में हम सब जगह लाइट क्यों देख पाते हैं? देखा जाए तो लाइट अगर ट्यूबलाइट है तो उसको एक सीधे स्ट्रेट पाथ में आना चाहिए, बाकी हर जगह अंधेरा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा रूम यहाँ पे लाइट से क्यों भर जाता है?
उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग का मतलब यहाँ जितने भी छोटे छोटे गैस के जो पार्टिकल्स हैं उन लोग लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको चारों तरफ डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, री एमिट कर देते हैं। अगर आप एक रूम में मान लो एटम्स नहीं लोगे, ठीक है, वैक्यूम लोगे, तो उस केस में भाई कोई स्कैटरिंग नहीं होगा और आपको पूरा का पूरा रूम अंधेरा दिखेगा। बस एक पतली सी एक लाइन है, बस वही आपको वाइट दिखेगी, ट्यूबलाइट दिखेगी, बाकी कुछ नहीं दिखने वाला। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान देना। तो अगर आपका एटम का साइज छोटा है तो यार वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और उसको एमिट नहीं कर पाएगा, सो देयर विल बी नो स्कैटरिंग। ओके, दूसरा, अगर आपका जो साइज है, साइज ऑफ एटम जो है, इट इज कंपेरेबल लाइक नियरली इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, या मतलब बराबर टाइप के हैं थोड़े से वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो इस केस में स्कैटरिंग होती है। ठीक है, इस केस में स्कैटरिंग होती है ना, इज पॉसिबल, स्कैटरिंग इज पॉसिबल। बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि इस केस में जो स्कैटरिंग होती है वो कुछ वेवलेंथ की होती है। कहने का मतलब एक फॉर्मूला होता है, स्कैटरिंग आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। कहने का मतलब अगर आपकी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा, अगर किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। तो कहने का मतलब जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए रेड कलर की स्कैटरिंग नहीं होती, स्कैटरिंग नॉट पॉसिबल, हो नहीं पाता अगर साइज ऑफ पार्टिकल बराबर है तो। इसीलिए अभी बहुत सारे 2-3 आपको दे रखे हैं आपके बुक में। तो कहने का मतलब ये ध्यान देना कि अगर सामने से वाइट लाइट आ रही है तो होगा क्या कि रेड, जो रेड, जैसे आपके पास 7 कलर होते हैं ना, VIBGYOR, तो रेड का मतलब ये वाला है मेरा, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड, एक जैसा है, तो इनकी स्कैटरिंग नहीं होती। तो कहने का मतलब जब व्हाइट लाइट आती है ना तो इनकी हाई वेवलेंथ की वजह से ये डायरेक्ट आपकी आंखों में आएगी, कोई स्कैटरिंग नहीं होगा। और यही अगर हम इधर बात करें ब्लूइश साइड का, ब्लू में आपका ब्लू, इंडिगो, वायलेट ये सब आ जाता है, इसकी वेवलेंथ कम होती है। तो वेवलेंथ कम होने से इसकी स्कैटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्कैटरिंग। तो हाई स्कैटरिंग, इसका मतलब ये हो गया कि अगर सामने से वाइट लाइट आ रही है तो वाइट लाइट से क्या होगा, जितने भी उसकी ब्लू पार्टिकल है ना वो पूरा का पूरा फैल जाएंगे, वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, तो आपको आजू बाजू पूरा ब्लू दिखेगा और उससे सिर्फ आपको रेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट्स तो स्कैटर्ड हो गए और रेड वाले जो कंपोनेंट है वो स्कैटर्ड नहीं हुए, तो इसलिए आपको वो जो कलर है वो वाइट नहीं, अब रेड दिखेगा। एंड इसी के पीछे आपके बुक में जो है वो 3 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। पहला, व्हाई डू स्काई अपीयर ब्लू, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ये दे रखा है। दूसरा, एक टिंडल इफेक्ट दे रखा है जो कि बहुत सिंपल है, वो भी बता देता हूँ। और तीसरा क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यस, तीसरा क्या दे रखा है, यस, वो सन का, व्हाई डू सन अपीयर्स मतलब रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, तीनों समझा देता हूँ, तो ध्यान देना सब लोग अच्छे से। व्हाई स्काई अपीयर ब्लू, ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसको समझाता हूं मैं सबसे पहले। ठीक है, बट इससे समझने से पहले एक बार थर्ड केस तो देख लें यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अगर साइज ऑफ एटम बहुत बड़ा है, इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, तो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में साइज ऑफ एटम बहुत बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये सारी की सारी लाइट को, ऑल लाइट स्कैटर्ड, पूरी कंप्लीट स्कैटरिंग होती है। इसमें रेड भी नहीं बख्शता भाई, रेड भी स्कैटर्ड हो जाता है, कंप्लीट स्कैटरिंग टेक प्लेस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, मतलब कि सारे के सारे कलर्स स्कैटर्ड हो जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला, पूरा फिर वाइट ही वाइट दिखेगा। जब सब स्कैटर्ड हो रहे हैं मतलब फिर तो वाइट ही दिखना है। ठीक है, फिर पूरा का पूरा आपका जो ब्लू दिख रहा है वो भी पूरा वाइट दिखेगा, सामने से जो सोर्स आ रहा है वो तो दिखेगा ही नहीं, बहुत कम दिखेगा, वो भी वाइट ही दिखेगा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो देखो, व्हाई डू स्काई अपीयर ब्लू, इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि ये अर्थ है, ठीक है, बहुत ईजी है। इसके चारों तरफ गैस के खूब सारे पार्टिकल्स हैं, लाइक गैस हो गया, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स, ये सब बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो होता ये कि जब सन से जब लाइट आती है, ठीक है, तो ये तो वाइट लाइट है, जब ये आती है तो यहाँ से क्या होता है कि आपके जो ब्लू वाले हैं, ब्लू कलर की जितनी भी वेवलेंथ है वो सब स्कैटर्ड हो जाती है। तो जब ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाएगा तो आपको क्या दिखेगा, आपको लगेगा कि स्काई, जब आप स्काई को देखोगे तो आपको स्काई कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा, बहुत ही सिंपल सी बात। और सन कैसा दिखेगा, सन आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा रेडिश दिखेगा भाई। ठीक है, अगर पूरा का पूरा ब्लू स्कैटर्ड हो गया तब रेड दिखेगा, थोड़ा थोड़ा ब्लू स्कैटर्ड हुआ है तब तो नियरली व्हाइट टाइप का ही दिखेगा। ठीक है, सो आई थिंक स्टूडेंट ये क्लियर हो गया। अब देखो सेकेंड वाला समझ लेते हैं, व्हाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या है,
जब सनराइज और जब आपका सन जो है राइज कर रहा है या सनसेट हो रहा है, तो उस समय में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द टाइम व्हेन इट इज जस्ट ओवरहेड, क्योंकि जब ओवरहेड होगा तब इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अभी जो लाइट है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसमें फॉग और दुनिया भर के कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो इससे होता क्या है कि अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, सन से व्हाइट लाइट तो आ रही है, लेकिन उसके जो ब्लू वाले कंपोनेंट्स है वो सब स्कैटर्ड हो जाते हैं, बचा सिर्फ रेड कलर का कंपोनेंट YOR वाला, ऑरेंज येलो रेड, तो वो अराउंड रेडिश ही है, वो आपकी आंखों में पहुंचेगा तो आपको लगेगा कि जो सन है वो क्या है, सनराइज, जो सन है आपका क्या है वो रेड है। अब ये एक सवाल आप लोग ये भी पूछ सकते हो कि जब ये सन फोरहेड पे होता है तो उस समय फिर ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसका रीजन ये है कि देखो, जब सन आपका फॉर एग्जांपल यहाँ फोरहेड में होता है ना, तो उस समय पे जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस, वो इतना ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से जो ब्लू लाइट की जो स्कैटरिंग होती है ना, वो थोड़ी बहुत होती है, पूरी नहीं होती। अब थोड़ी सी स्कैटरिंग होगी तो इससे थोड़ा थोड़ा ब्लू भी हो जाता है स्काई, और जैसा कि सिर्फ थोड़ी सी स्कैटरिंग हुई है तो देखा जाए तो पूरी की पूरी व्हाइट लाइट आपके पास आ ही रही है, इसलिए आपको जो सन है वो कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है, येलोइश व्हाइट टाइप का दिखता है। इज इट क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। अब थर्ड दे रखा है आपका टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में बहुत सिंपल सा, लाइक एक सोर्स आपने ले लिया, सोर्स को आपने इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख दिया है जस्ट टू गेट पैरेलल लाइट रे, तो इससे आपको पैरेलल लाइट रे मिली। इसको आपने एक कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है, इसको आपने एक कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराया। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, खूब सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये लाइट इसके अंदर से पास हुई ना, तो इन पार्टिकल्स ने क्या किया, ब्लू कलर की सारी लाइट को ना स्कैटर्ड कर दिया। तो ब्लू कलर की सारी लाइट स्कैटर्ड हो गई, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो गया। अब रेड कलर को ये स्कैटर कर नहीं पाए, तो रेड कलर के कंपोनेंट्स भाई साहब बाहर निकल गए। जब ये बाहर निकले तो इनको वापस से फोकस में लाके देखे तो यहाँ पे हमको क्या मिला, रेड कलर मिला। तो इससे ये बात पता चली कि भाई व्हाइट लाइट में सारे कलर के कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो ब्लू वाले होते हैं बिकॉज दे आर हैविंग लो वेवलेंथ, तो इसलिए वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, और जो रेड वाले कंपोनेंट है बिकॉज ऑफ इट्स हाई वेवलेंथ वो कम स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए वो हमको लास्ट तक हमको ऐसे मिलते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये आपका चौथा टॉपिक हो गया। आई होप आपको हर एक टॉपिक अच्छे से कंसेप्चुअल समझ में आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार नोट्स पढ़ना है, प्रॉपर इनके डेफिनेशन समझने, ओन वर्ड्स में भी लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड डेफिनेटली आप लोगों को इसमें 2-2, 4-4 नंबर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कोई नहीं आने वाला, तो इसको अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फाइनली इट्स अ वेरी गुड न्यूज एंड कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, हमने एक और चैप्टर कर लिया। वेरी सून विल कम अप विद द वन शॉट वीडियो ऑफ थर्ड चैप्टर, ओके। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहना। एंड जैसा कि हर बार की तरह हमेशा होता है, दैट इज नाउ इट्स पार्टी टाइम। थैंक सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ज़रूर लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, हिला देना, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए बम के साथ, एक नया बम फोड़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अब से सारे के सारे वीडियोस और सारे के सारे जो भी नोट्स हैं वो सब आपको वेबसाइट में मिलेंगे, या फिर हमारा ऑफिशियल आप लोग ऐप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके, टॉपर इंस्टीट्यूट नाम से, ओके। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू मोटिवेशनल दोस्त नेक्स्ट वीडियो, एंड स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, कीप लविंग, कीप डूइंग व्हाटएवर लव टू डू, ओके। सो बाय, टेक केयर, जय महाकाल।